हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से कराई है। पहले आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे चैप्टर वाइज, बहुत अच्छे टॉपिक हमने वहां कवर किए थे। जिसके बाद मैंने आरंभ है प्रचंड नाम की सीरीज करवाई थी, जहां सारे पीवाईक्यू करवाए हैं। ठीक है, देन हमने बायोलॉजी उसी सीरीज में करी थी, उसके पीवाईक्यू करे थे। अब हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा आज पहला क्लास है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा इसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका सीक्वेंस क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम करेंगे लाइट, और फिर हम करेंगे वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा 4 चैप्टर है और ये चारों ही हमारे फिजिक्स के आते हैं क्लास 10th के अंदर। जो बच्चा आईसीएससी का है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा उनका भी सिलेबस होता है। ठीक है ना, ऑल्दो आपका साइंस में कंसीडर नहीं होता, ये अलग से आपका सब्जेक्ट है। राइट है बेटा, तो ये हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले, वो सारी चीजें। लेकिन हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल बहुत कम करेंगे। क्यों? न्यूमेरिकल के लिए हम जब पीवाईक्यू करवाएंगे आपको, तब उसके अंदर हम सारी की सारी चीजें डिटेल से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि भैया कौन से कॉन्सेप्ट से कौन से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो एक रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगी, जनरेट करेगी। आपको छोटे लेवल पे समझ में नहीं आएगा, बल फिलहाल एक समझ लो कि किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। जैसे आप दो मैग्नेट को पास पास ले जाओगे, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल होगा तो वो एक दूसरे दूर भाग जाएंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का फोर्स जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। आपको दो चीज याद रखनी है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट कूलाम होती है। ये बाबा जी हमारे कूलाम है, इनके नाम पर इसकी ऐसा यूनिट रखी गई है। ठीक है, और कूलाम को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। ठीक है, तो हमने क्या बोला, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से और इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको हम डिनोट करते हैं C से, यानी कि कूलाम होती है। ठीक है, बात क्लियर है। अब दो टाइप के चार्ज होते हैं बेटा, दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। आर वी क्लियर अप टू हियर? समझ में आया बेटा? नाउ देयर आर टू लॉज रिगार्डिंग चार्ज. Positive charge and positive charge, they will repel each other, and negative also negative repel each other. Now positive and negative, they both attract each other, right? So there are two laws. Like charges always repel each other, and whereas opposite charges they attract each other. तो ये दो लॉ आपके हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो there are two laws regarding charges that unlike charges attract each other and like charges रेपेल इच अदर। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से दूर भागेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से, वेयर एज नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, ये दो लॉ होते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। C क्या है, कूलाम है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। अब यूनिटरी मेथड हमने सीखा है, मतलब मैथ्स में अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन है तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको सीधा डाटा बता दे रहा हूं। एक कूलाम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके एक कूलाम के अंदर, यानी कि एक चार्ज के अंदर। राइट है, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना बताया मैंने, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, ये आपको दोनों याद रखने हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना कूलाम और एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीजें दोनों आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतनी जितनी चीजें मैंने लिखवा रखी हैं, आपको सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। राइट है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो जो चार्ज था, हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, उस चार्ज का फ्लो, ठीक है, उस चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन बात आती है कौन सा वाला चार्ज फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है,
फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच चार्ज पॉजिटिव चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, मतलब कंडक्टर में, उस कंडक्टर के, फॉर एग्जांपल ये तार है हमारी, ये तार है, हमने देख लिया तार है, इस तार के इस पर्टिकुलर एरिया से, इस तार के इस पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज कितनी देर में फ्लो कर रहा है, कितने टाइम पीरियड में फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंट बाय आई। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंट बाय I. ठीक है, which charge? Positive charge is flowing through the conductor. Now, if positive charge is flowing from right to left, electrons will flow left to right. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा? अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आएगा? लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन के फ्लो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर इस फिगर के अंदर पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज ये जो फ्लो कर रहा है इस तरफ से, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। वेयर एज नेगेटिव टर्मिनल्स जो ट्रेवल कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्किट है, ये सर्किट है, इसको यहाँ बैटरी से जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से बल्ब है, तो ये वाला साइड जो आपको मान लो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसको किस तरह किससे मेजर करा जाता है? जैसे आपकी जो हाइट है उसको हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करेंगे? तो एम्पियर से करेंगे। किससे करेंगे बेटा? एम्पियर से करेंगे। राइट है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका मतलब क्या हुआ? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में एक कुलाम चार्ज है ना, एक कुलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। इस रेट को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। अब क्यू मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। क्यू मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कूलम, ये हो गया कूलम, और टी मतलब हो गया सेकेंड। अब एक ऐसा यूनिट तो एम्पियर हो गई, लेकिन दूसरी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कूलम पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहां पर दो यूनिट बन गई किसकी बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की। पहली कौन सी थी? एम्पियर थी। दूसरी कौन सी थी? कूलम पर सेकेंड। तो ये दो यूनिट होती हैं आपकी, मतलब 10th लेवल पे आपको इलेक्ट्रिक करंट की दो यूनिट याद रखनी है। पहली ऐसा यूनिट एम्पियर और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? कूलम पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीज समझ में आई। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट कहां जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि हर एक चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती थी, इसलिए हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन कहां से जाते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। बात समझ में आई? ऑल्दो है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, बट हम कन्वेंशनली मान रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट है, बट हम कन्वेंशनली मान रहे हैं कि करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम positive terminal to negative terminal of battery, but electron move from negative terminal to positive terminal. That is why direction of current is opposite to flow of electrons. ठीक है बेटा, ये आपको चीजें याद रखनी है। यहाँ से assertion reason पे भी सवाल आते हैं और आपसे बोर्ड में पूछा भी जाएगा। अब आते हैं, क्या जो हमने अभी एम्पियर पढ़ा है, एम्पियर जो हमने पढ़ी थी, क्या उससे छोटी यूनिट भी होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, जैसे हम किसी भी वेट को मेजर करते हैं केजी में, क्या हम उसको ग्राम में मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उसको मिलीग्राम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली एम्पियर से भी छोटी यूनिट होती है, एक होती है मिली एम्पियर, एक होती है मिली एम्पियर जिसके अंदर 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। एक होती है माइक्रो एम्पियर
जिसके अंदर 10 की पावर -6 एम्पियर होते हैं। ये दोनों डेटा याद रखना है। तीसरी आपकी एम्पियर होती है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ आपको स्लाइड में लगा दिया था। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब एम्पियर यानी कि एम्पियर से छोटी यूनिट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या क्या नाम हो सकता है उसका? एक होती है माइक्रो, एक होती है मिली। अब माइक्रो ना बिल्कुल छोटी है, माइक्रो बिल्कुल छोटी है तो इसको म्यू ए से डिनोट करते हैं। इस साइन का मतलब म्यू होता है। म्यू ए इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर होता है, और मिली एम्पियर हम इसको एम ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। अगर आपसे यहाँ ये पूछा जाए कि इन दोनों में से छोटी कौन सी है, तो ये छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट है। ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। इससे बड़ी क्या हो जाएगी? मिली, और मिली से बड़ी क्या हो जाएगी? एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गई माइक्रो, माइक्रो से बड़ी आपकी मिली, और मिली से बड़ी आपकी एम्पियर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? डन है ना बच्चों? तो ये आपका डेटा है, ये आपको यहाँ पर चीजें याद रखनी है। समझ में आ रहा है ना? पक्की बात है? डन है? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, बेसिक सी डेफिनेशन। वो डेफिनेशन ये है कि अब डिफाइन कर दीजिए एम्पियर को। किसको डिफाइन करना है? एम्पियर को डिफाइन करना है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। एम्पियर का मतलब क्या है? एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, अब I की जगह इसकी यूनिट रख दो, ये होती है एम्पियर। Q की जगह उसकी यूनिट रख दो, क्या होता है? कूलम। और T का मतलब क्या होता है? सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक कूलम का चार्ज अगर एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर से ट्रेवल कर रहा है, तो उसका मतलब ही तो 1 एम्पियर होगा। रटना नहीं है डेफिनेशन को। मैंने क्या बोला? एक कूलम का चार्ज अगर एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर से ट्रेवल करते हुए जा रहा है, तो उसका मतलब ही 1 एम्पियर होगा। तो ये 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जाती भी रही है, इसलिए इसको रट्टा मार के नहीं, समझ के याद करना है। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through section of conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। हमने इसको अच्छे से क्या कर लिया? याद कर लिया। राइट है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि छोटे मोटे न्यूमेरिकल कराता हुआ चलूंगा, बोर्ड के अंदर भी सवाल आते हैं, वो भी कराता हुआ ही चलूंगा, लेकिन वो अलग वीडियो के अंदर। ठीक है मेरे बच्चे, द अमाउंट अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। 10 मिनट तक ये बल्ब चला है। इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मिनट। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई एम्पियर में होना चाहिए, ये आपका कूलम होना चाहिए, ठीक है, और ये आपका सेकंड में होना चाहिए। टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? सेकंड, बट यहाँ तो मिनट में। अब 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। राइट, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 10 × 60, यानी कि 600 सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे? 600 सेकंड। इसका मतलब टाइम कितना दिया है? 600 सेकंड। आपको क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इसका मतलब आपको Q की वैल्यू निकालनी है, आपको Q की वैल्यू निकालनी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.5। Q हमको निकालना है, और टाइम हमको कितना दे रखा है? 600 सेकंड। अब 600 की 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 600 × 0.5 इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से Q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 300 चार्ज, यानी कि 300 C इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ इस तरीके से हमको न्यूमेरिकल क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। राइट है, समझ में आया ना? डन है, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम इस सवाल को, इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो ये क्या लिखा है? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन? तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब पूछा है। इलेक्ट्रिक सर्किट अभी बताएंगे उसको फर्दर, है ना, इसको हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, यानी कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, इसको कर सकते हैं आप लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अभी बताया कितने होते हैं बेटा? 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने बता रखी है ऑलरेडी। ठीक है बेटा, तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा था। कहाँ करा रखा था? तो आप यहाँ पहली वाली स्लाइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर बता रखा है ये चीज। ठीक है, यहीं से सवाल पूछा था। एक एक चीज को अगर अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे, समझते हुए चलोगे, तो तुम हर एक चीज कर लोगे।
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यार जो इलेक्ट्रॉन वो ट्रेवल कर रहा है उसको सपना नहीं आएगा, उसको सपना नहीं आएगा कि मुझे ट्रेवल करना है ना। तो जब उसको सपना नहीं आएगा तो इसका मतलब कुछ तो उस पर वर्क करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल तुम घर से कोचिंग जाते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है ना, वो मूवमेंट बनाने के लिए साइकिल चला के आते हो या फिर वो स्कूटी वर्क करके देती है। सिमिलरली जो चार्ज होते हैं उस चार्ज को एक पॉइंट से, मान लो यहाँ चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी होगी आपने, ठीक है, तो वर्क करना पड़ेगा। तो जब वर्क करा जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये वर्क किसके ऊपर करा जाएगा, ये चार्ज के ऊपर वर्क करा जाएगा। तो वर्क डन अपॉन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये वर्क कौन करके देता है, तो ये वर्क हम करवाते हैं बैटरी से। किससे करवाते हैं, बैटरी से। किससे करवाते हैं, बैटरी से इस कार्य को हम करवाते हैं। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये समझ में आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, क्या करा जाता है, सेल या फिर बैटरी का यूज करा जाता है, ठीक है। अब सुनना यार, सुनो सुनो, अब ना यहाँ पर दो टर्म है, फिलहाल इसको आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा इन दोनों में अंतर क्या है, बट मैं आपको स्टिल बताता हूँ, थोड़ा सी क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर होती है। सुनो, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो आपके घरों में जो बिजली आ रही है उसके अंदर चार्ज आ रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज कहां से आ रहे हैं, आप बोलोगे सर वो तो ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर में कहां से आ रहे हैं, तो वो बिजली के घर से आ रहे हैं। ये जो हम ट्रांसफार्मर से जो चार्ज लेकर आते हैं वो ट्रांसफार्मर को हम कंसीडर करेंगे किसमें, इन्फिनिटी के पॉइंट से। किसमें कंसीडर करेंगे, इन्फिनिटी के पॉइंट से। लेकिन जब लाइट चले जाती है तब पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है, तो आता है बैटरी के अंदर से। तो बैटरी वाले कंसीडर में हम उसको कहेंगे वो डेफिनेट पॉइंट है। तो इसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब हम बैटरी के किसी पॉइंट से, उसी बैटरी के पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके जाते हैं तो इस पॉइंट को हम गिवन पॉइंट मानते हैं, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इन्फिनिटी से लाना है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहां से लेकर आए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, गिवन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट per unit time, per unit charge is called potential difference, whereas work done in moving charge particle from infinity to particular point per unit charge is called potential difference। फिर से समझना, ट्रांसफार्मर से जो चार्ज लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर से जो हम घर तक चार्ज लेकर आ रहे हैं, हम तो नहीं लेके आ रहे, लेकिन वो चार्ज आ रहा है, तो वो ट्रांसफार्मर इन्फिनिटी को कंसीडर करोगे आप, मतलब उसको इन्फिनिटी कंसीडर करोगे। और लेकिन जो बैटरी है, बैटरी जो घर के अंदर है, इन्वर्टर वाला जो पॉइंट है, वहां से पंखे तक चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफिनेट पॉइंट कहेंगे, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर्गत आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रटने की एक डेफिनेशन एक रट लो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस जानने की उतनी ज्यादा ऐसा जरूरत है नहीं। जब आप 11th 12th में पीसीएम से लेके पढ़ोगे तब इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा मेरे बच्चों। समझ में आया, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं बच्चों। चलिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों V से। किसे डिनोट करते हैं, V से। और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा वर्क डन यानी कि W, वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, V का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, W यानी कि वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क किया गया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर किया गया। इसकी जो SI यूनिट होती है, देखो सवाल के फॉर्म में पूछा है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। अब देखो ध्यान से, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, यहाँ कोई PD नहीं है, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वाटर इधर से क्या करने लगेगा, फ्लो करेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में कौन करवाता है, ये करवाती है सेल या फिर
बैटरी क्या करवाती है, सेल या फिर बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करता है, सेल या फिर बैटरी। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। सोचो ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे खड़ा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला नहीं है, तो वो ऐसे ही खड़ा रहेगा। लेकिन अगर उसको कोई धक्का मार रहा है, कोई चला रहा है, बैटरी की हेल्प से वो चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि उस चार्ज को यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हुआ। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। तो वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, तो ये 1 वोल्ट हो गया। ये W क्या, वर्क, यानी कि 1 जूल हो गया। Q क्या है, चार्ज, यानी कि 1 कूलम हो गया। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को, मतलब अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का काम हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी 1 वोल्ट की, कि जब हम 1 जूल का काम करते हैं एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो उसको क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट। रटना नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस डेफिनेशन को आराम से क्या कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इस डेफिनेशन को आराम से क्या कर पाओगे, बना पाओगे। चलिए, ये सवाल क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि यहां पर चार्ज की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम। ठीक है, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट। कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। क्या पूछा है, वर्क डन, यानी कि W पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, ये कूलम में वोल्ट होना चाहिए, दोनों में है। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। तो हमको W निकालना है, W निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू Q। क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो यहां पर W और V की वैल्यू 12 है, Q की वैल्यू 2 है, तो W बराबर 24 जूल। कितने जूल का काम करना पड़ेगा भैया, 24 जूल का काम करना पड़ेगा एक चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑल्दो ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, और जब तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो हम इस पर बहुत बेहतरीन क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो सेल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी। ठीक है, अब यहां पर एक वोल्ट को डिफाइन करना है। इस वाले का आंसर कमेंट में लिखो, थर्ड वाले का पढ़ो और आराम से क्वेश्चन दो, मतलब क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट सेक्शन में। चलिए आइए समझते हैं। अब ना, जैसे हम अपनी पढ़ाई को मेजरमेंट करते हैं टेस्ट के थ्रू, कि कितना हमने पढ़ लिया, टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट लिख लेते हैं, उससे हमारी पढ़ाई मेजर हो जाती है। कितनी कैपेसिटी से हमने पढ़ लिया, वो हो गया मेजरमेंट। हाइट को मेजरमेंट करते हैं मीटर या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका करंट है और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करने के भी तरीके होंगे। तो इसको मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है, जिससे इसका हम पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो करंट का मतलब क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर प्लस मीटर मिलके बनता है अमीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या थी, वोल्ट। वोल्ट प्लस मीटर मिलके बनता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को क्या करता है, मेजर करता है। अब इसको जब हम फिजिक्स में देखेंगे तो कुछ इस तरीके की डिवाइस होगी, कुछ इस तरीके की क्या होगी, डिवाइस होगी। ये डिवाइस ये आज भी यूज होते हैं इस तरीके, आपने देखा होगा। बिजली वाला अगर आपके घर में किसी इंस्ट्रूमेंट को सही करने आया है, तो वो इस तरीके का क्या लेकर आता है, आपका इंस्ट्रूमेंट लेकर आता है। ठीक है, तो इसको हम मीटर कहते हैं, आजकल ऐसे भी चलते हैं। तो दोनों टाइप के, दोनों ही मीटर है। ये आपके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे, और ये आपके सामने वोल्ट मीटर है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे बच्चों, मेजर करेंगे। क्या आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया, बेसिक टर्म समझ में आ गए कि नहीं आ गए? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक, बाकी आपको ना चीजें याद करनी है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। एग्जाम तक तो याद करनी है, उसके बाद तुम करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है जी। ओके अच्छा, अब ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिगार्डिंग। जैसे हम अगर अमीटर को वैसे तो देख रहे हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स में डिनोट करेंगे, अपनी कॉपी में डिनोट करेंगे, तो कैसे करेंगे? इस तरीके से ना, यहाँ पर डंडा खींच देना इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव, तो ये वोल्टमीटर हो गया। और यहाँ इस तरह डंडा खींच दोगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये अमीटर हो गया। ठीक है, तो ये इसका सिंबल भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिंबल भी हो जाएगा। ठीक है, डन है। चाय पियोगे? चलो, तो ये सिंबल है। जो सेल होता है, आपने देखा होगा रिमोट वगैरह के अंदर, तो ये सेल का सिंबल है। ये बड़ा वाला साइड पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। अगर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना दें सेल के, तो ये हमारी बैटरी बन जाती है। ठीक है, ये हमारी बैटरी है, ये सेल है। उसके बाद ये स्विच होता है, जैसे वो पंखा चलाते हो ना, स्विच। अब ये स्विच जो है ना, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन बीच में बिंदी बना दोगे तो ये स्विच ऑन है। बात समझ में आएगी नहीं आ गई? सर्किट क्लोज हो गया। यहाँ पर बताऊंगा इसको वायर में। ये वायर जॉइंट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्रॉस वायर है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको ऊपर वाले याद होने चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ोगे तो ये देखो, ये बल्ब हो गया। ठीक है, बल्ब को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। राइट है, ये क्या है? तो ये रेजिस्टेंस है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, फिलहाल इसके सिंबल आपको याद रखने कि रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये रजिस्टर का सिंबल हो गया। ये एक डिवाइस में रियोस्टेट कहा जाता है, इसको भी याद रखना है आपको। ये रियोस्टेट का सिंबल है। ये मैंने अमीटर अभी दिखाया आपको। और ये क्या है बच्चों? वोल्ट मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये सिंबल को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस स्लाइड के सारे सिंबल आपको याद होने चाहिए। चलिए, सर्किट क्या है? अब आपके घर में टीवी होगी, तो क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान सुनना। जब आपके घर में टीवी है, तो जब आप उसका स्विच ऑन करते हो तो टीवी ऑन हो जाती है। तो हो क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो स्विच है और ये यहां से टीवी कनेक्ट है। ठीक है, तो ये यहां से जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। एक वायर आ रही है, मतलब दो वायर है। एक वायर इस तरह से करंट चार्ज लेकर आ रही है, कैसे लेके जा रही है, मतलब वो दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक सर्किट है जहां इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली क्या कर पा रहा है? फ्लो कर पा रहा है। कंटिन्यूअसली क्या कर पा रहा है? फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, तो इसे हम सर्किट कहते हैं। तो सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अभी दो टाइप का होता है, क्या समझो? बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहां आएगा, स्विच ऑन है। स्विच कैसा है? ऑन है। स्विच ऑन है तो ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, पूरा का पूरा चार्ज फ्लो हो रहा है, पूरा का पूरा चार्ज फ्लो हो रहा है। जब स्विच ऑन है तो सर्किट कहीं से भी क्लोज दिख रहा, ओपन दिख रहा है? नहीं, सर्किट मतलब ये पाथ पूरा क्या है? क्लोज है। स्विच ऑन का मतलब पाथ पूरा का पूरा बंद है। और जब पाथ पूरा का पूरा बंद है तो चार्ज यहां से आएंगे, यहां से चले जाएंगे। तो ये क्लोज है, पूरा सर्किट क्लोज है, स्विच ओपन है और बल्ब जल रहा है। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सर्किट क्लोज का मतलब है करंट तो नहीं चलना चाहिए। मेरे भाई, सर्किट क्लोज का मतलब ये हो कि सर्किट में कहीं भी फ्लॉ नहीं है, कहीं भी सर्किट बंद, सर्किट कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। सर्किट खुले होने का मतलब है चार्ज पास ही नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ सर्किट क्लोज है तो चार्ज क्या हो पाएंगे? पूरे के पूरे ट्रेवल कर पाएंगे हर एक जगह से। तो सर्किट क्लोज, स्विच ऑन, लाइट ऑन। लेकिन सर्किट ओपन है, देखो स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है और सर्किट ओपन है, देखो यहां से सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब चार्ज यहां से यहां तक आएगा तो आगे नहीं जा पाएगा। तो इसे कह रहे हैं सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन, स्विच ऑफ, और लैंप यानी कि लाइट भी क्या है? ऑफ है। लाइट भी क्या है? ऑफ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्लोज सर्किट क्या हुआ? in which circuit in which current is flowing and switches are on is known as closed circuit, और circuit in which no current is flowing and switches are off is known as open circuit. ठीक है, switch off open circuit, switch on closed circuit. ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? चलो ये करके दिखाओ क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट बना के दिखाओ। ठीक है, सर्किट बना के दिखाओ बेटा। क्या करके दिखाओ? सर्किट बना के दिखाओ। दिखाते हैं भाई, बना के दिखाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं क्या? बैटरी, है ना। तो बैटरी कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है,
ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, ये बैटरी हो गई, सेल नहीं बनाया बैटरी बनाई। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहां लगा दो क्या, यहां लगा दो क्या, यहां लगा दो आप की। ठीक है, उसे से ऑन कर दो। उसके बाद यहां लगा दो बल्ब। ठीक है, बल्ब लगा दो। आगे बढ़ो, एक रजिस्टर लगा दो। इस तरीके से रजिस्टर होते क्या बता रहा हूँ थोड़ी देर में। और इसको कर दो भैया ऐसे क्लोज। ठीक है, और यहां से आप भैया पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल इसको ऑन कर दो, बल्ब जला दो। ये बन गया आपका सर्किट। कैसा सर्किट है ये, क्लोज्ड सर्किट है। कैसा सर्किट है मेरे भाई, क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है ना, अब ये क्लोज सर्किट है। अब एक ओपन सर्किट भी बना दीजिए। ठीक है, तो आपको ओपन बना देना बस, उसमें इसको क्या करना, इसको मत ऑन करना, बल्ब कोई मत चलाना। ठीक है, तो एक क्लोज सर्किट बना के दिखा दिया मैंने। और यहाँ आप किसमें लगा दो, यहाँ पर आप ओपन सर्किट मुझे बना के दिखाएंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में फटाफट से बना लो। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा समझना। क्या कहता है सुनो, अभी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा मतलब चार्ज पढ़े हमने। हमने क्या पढ़े, चार्ज। ठीक है, ये तो पढ़ा हमने, मतलब ये चार्ज ही होता है, इसके फ्लो होने का रेट। अब चार्ज को फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब सोचो ना, सोचो, जितना ज्यादा वर्क चार्ज उतना ज्यादा फ्लो, जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा चार्ज। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, कि जितना ज्यादा वर्क होगा चार्ज उतनी तेजी से फ्लो होगा। बस यही बताया ओम्स लॉ। बाबा ओम ने बोला, ये बाबा जी थे, इनका नाम ओम था। ठीक है, पता नहीं मुझे और क्या क्या नेम थे इनके, बट इनको ओम्स, इनको जो इनके द्वारा जो दिया गया लॉ है उसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ये कहते हैं कि भैया जितना तुम पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, जितना, ये देखो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना इलेक्ट्रिक करंट बोलेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना वोल्टेज, देखो धक्का मार रहा है वो, देखो धक्का मार रहा है, ये देखो धक्का मार रहा है, तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ओम्स लॉ बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट is directly proportional to the potential difference across the conductor। इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब V जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, I है। जब भी यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, जिसका मतलब होता है R। R क्या है, R है रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, फ्लो के जो फ्लो है ना उसको रोकना। अब देखो ये ऊपर वाला क्या काम कर रहा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनो। अभी क्या है ना, मैं एक रियल बेस्ड कहानी बता रहा हूं, सुनो। मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, ठीक है, वो यार मुझे ऐसे ही पुश करता था, मतलब ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है और ये मैं हूं, ऐसा मैं, ठीक है। मैं उसको बहुत पुश करता था कि उसकी ना मैथ्स बहुत अच्छी थी, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैं उसको ऐसे पुश करता था। फिर उसकी जिंदगी में एक सो कॉल्ड नाम की लड़की आ गई। उसने बस यही करा, उसने क्या करा, जो मैं पुश कर रहा था ना उसने ऐसे रोक दिया। मतलब ये जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है ना, इसको रोकने का काम कर रहा है रजिस्टर। बस तुम्हारी भी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा, जो तुम चल रहे होगे बढ़िया से आगे जिंदगी अच्छी चल रही होगी, कोई तुम्हें पुश भी कर रहा होगा। अगर कोई ऐसा इंसान आ गया ना जो इस व्यक्ति की तरह काम करेगा, तो तुम्हारी जिंदगी वहां रुक जाएगी। बात समझ में आई। तो रजिस्टर क्या करता है, किसी भी चीज को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब फ्लो को रोकना, वोल्ट मतलब कोई पुश देना, करंट मतलब फ्लो होना, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों रिलेशन बताए हैं ओम्स लॉ ने। है सर, ये तो बहुत गलत बात है जिंदगी में। हाँ भैया, ये तो जिंदगी में ही बहुत गलत बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में भी ऐसा होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को भी कोई रोक रहा है, तो तुम्हें तो हर कोई रोक ही देगा, ये कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है। तो ओम्स लॉ स्टेट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन अ सर्किट। अकॉर्डिंग टू इट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखी चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ जो चीज लिखी थी उसको मैंने नीचे भी लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है। तो ये नोट्स हैं आपके, इसको आपको अच्छे से याद भी करना है। तो आइए समझते हैं कि ओम्स लॉ में हमको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज आपको वीर याद रख लेना है। वीर मतलब V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब यहां से अगर I की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन R हो जाएगा I। अब इसको रटने की जरूरत है नहीं,
आप एक चीज रखो। अच्छा, आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन आई हो जाएगा आपका आर। अब रटने वाली कोई बात नहीं है, 3 अलग फॉर्मूले। सर कैसे याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, V इक्वल्स टू आई आर याद रखो, उससे आप सारे फॉर्मूले निकाल पाओगे। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर और आर इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, वो आएंगे कैसे, आप केवल V को याद रख लो, बाकी सारी चीजें आपके सामने, आप खुद दिमाग लगा के निकाल लोगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ओम्स लॉ समझ में आ गया, डन है, डन है। ये ओम्स लॉ का आपका डायग्राम है, मतलब ग्राफ है। कैसे समझेंगे, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उसी दिशा में आपका क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, उसी दिशा में आपका क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, उसी दिशा में आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ये चीज याद रखना, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा इसका, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करनी है, याद रखनी है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफ इस तरीके का आपको पहचानने में आ सकता है। आइए अगली प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, अगली प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझो। देखो इस डायग्राम को, ठीक है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, 10वीं में हो तुम, तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें भी हो रही होंगी। कोई तुम्हारी लाइफ में जाना चाह रहा, लाइफ से जाना चाह रहा है और तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम रियल जेंटलमैन हो तो ये हरकतें कभी मत करना। अरे जो तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है उसे जाने दो, भाड़ में जाए। अगर वो तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है, तुम उसे ये एहसास दिलाओ कि तेरी हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, उसे रियलाइज कराओ, उसे रियलाइज कराओ। लड़का रोया मत करो यार, लड़के क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, बाबू सोना ये चक्कर में तुम रोने लगते हो, मत जा मेरी जिंदगी से, जे है मैं मर जाऊंगा, जे हो जाऊंगा, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ऐसे बात समझ में आई भाई, जो जा रहा भाड़ में जाओ। तुम किसी के आदी मत बनो, तुम किसी को अपना आदी बनाओ। बात समझ में आई, अगर तुम किसी चीज के आदी बनोगे तो इसका मतलब तुम अपनी जिंदगी को दिक्कत में डाल रहे हो, लेकिन अगर तुम किसी को अपना आदी बना रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसको तुम पॉजिटिव लेना चाहो, नेगेटिव लेना चाहो, जो मर्जी लेना चाहो, लेकिन ये एक लाइफ लेसन भी याद रखना। ठीक है, तो किसी चीज के लिए टू मच नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जो जिंदगी से जाने दो, भाड़ में जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो चीज याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये फ्लो होना चाहता है, ये फ्लो होना चाहता है, लेकिन ये इसे रोक रहा है। ठीक है, तो क्या मत बनो, क्या मत बनो, रजिस्टर मत बनो, फ्लो होने दो, जाने दो, जाने दो, रोको मत। समझ में आया, तो ये रोक रहा है, फ्लो होने से रोक रहा है, किसे, किसे, इलेक्ट्रिक करंट को। समझ में आया, तो ये रजिस्टर है। समझ में आया कि नहीं, तो रेजिस्टेंस है क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, इन शॉर्ट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करेगी, अपोज करेगी। किसको करेगी, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करेगी। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, आर से, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, ये मैंने आपको तो बना दिया है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया बेटा, बोल दे भाई कोई दिक्कत तो नहीं, बोल मेरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये चार्ज फ्लो होना चाहते हैं, ये चार्ज फ्लो होना चाहते हैं, यहां पर देखो पाबंदी लग रही है, रोक लग रही है, इस रोक को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब इन्हें रिजल्ट क्या हो जाए, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये करंट यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब यहां करंट का फ्लो जो है वो क्या हो गया, रुक गया। जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर पाता, उस मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर। समझ में आया कॉन्सेप्ट, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है, जहां चार्ज फ्लो कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो ये रेजिस्टिविटी के बेस पर होता है। रेजिस्टिविटी बहुत हाई, इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी हाई का मतलब करंट नहीं फ्लो करेगा, रेजिस्टिविटी बहुत हाई, इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी बिल्कुल ही लो, कंडक्टर। रेजिस्टिविटी मॉडरेट तो भी कंडक्टर, लेकिन यहाँ मटेरियल अलग अलग होते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसकी बहुत हाई है वो नॉन मेटल होता है, रेजिस्टिविटी बिल्कुल लो है उसको मेटल कहते हैं, रेजिस्टिविटी बिल्कुल मतलब मॉडरेट है तो उसको एलॉय कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है
और आपको ऐसा जिंदगी में नहीं करना है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसकी यूनिट क्या थी? ओम। अब सुनो V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा हमने, V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा कि नहीं? बोलो हाँ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। V इज इक्वल्स टू आई आर, यहां से R की फॉर्मूला निकालो। R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन आई इज इक्वल्स टू R। अब यहाँ ओम है, R मतलब ओम है, V मतलब क्या भैया? V मतलब क्या है? V मतलब वोल्ट, वोल्ट मतलब क्या? क्या बोलो फटाफट से। और I मतलब क्या? करंट, ठीक है। I मतलब क्या? करंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेफिनेशन रीड करो। Ohm is the unit of resistance. 1 ohm is defined as the resistance of an object when a current of 1 ampere flow through an object having a voltage of 1 volt. इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? 1 ohm की डेफिनेशन कहेंगे। दो मार्कर में ये डेफिनेशन पूछी जाती है। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि ये चीजें आपको क्या हो, याद हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, इन डेफिनेशन को तो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, ब्लाइंडलेसली फॉलो करना है, ठीक है। आइए, जो रेजिस्टेंस था वो क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज सुनो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात एक बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से एक चीज को समझना मेरे भाई, ठीक है। बहुत ध्यान से एक चीज समझना। अब मान लो ये आपका कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर से आगे मैंने टीवी जोड़ रखा है, टीवी जोड़ रखा है, ठीक। ये टीवी बहुत छोटी नहीं हो गई, कोई बात नहीं। अब मान लो फ्लो ऑफ चार्जेस बहुत तेज हो जाए, फ्लो ऑफ चार्ज बहुत तेज हो जाए, तो होगा क्या? होगा क्या? ये टीवी खराब हो सकती है। अब ये फ्लो ऑफ चार्ज को मुझे रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना है, तो मैं कैसे रेगुलेट करूंगा? मैं इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ा दूंगा, मैं इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ा दूंगा, मैं इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ा दूंगा। इसीलिए हम यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर्स का यूज करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल रजिस्टर्स का यूज करेंगे। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? इसकी रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए। क्या करने के लिए? इसकी रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए। समझ में आया? इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. उस variable resistance में एक आता है resistor, जो छोटे छोटे अप्लायंसेस में यूज होता है, जो टीवी के रिमोट वगैरह होते हैं, डिश केबल के जो बॉक्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये रेजिस्टर्स का यूज करा जाता है। आपने देखा भी होगा, प्लेटों के ऊपर ये लगे भी होते हैं। उसके बाद बड़ी मशीनों में यूज होता है हमारा रियोस्टेट वगैरह, ठीक है। ये भी रेगुलेट करने के लिए यूज करा जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। समझ में आया? तो जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने के लिए ये रियोस्टेट का यूज करा जाता है। अब सुनो, ये रजिस्टर था, इसको कैसे शो कर रहे थे? ऐसे करके, याद है? इसको कैसे कर रहा था? वो देखो, मैंने सिंपल बताया था इस तरीके से। अब तुम बोलोगे सर ये तो याद ही नहीं हमको, मैं बोलूंगा देख भाई यहां लिखा रखा है मैंने। कहां गए तुम? ये देखो, ठीक है, ये रियोस्टेट है, ये आपका रजिस्टर है, ठीक है बेटा। डन है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चल, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? चार्जेस के फ्लो को क्या करना है? अपोज करना है। अब इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाले, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कंडक्टर की। पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया, और तीसरा है नेचर। तीसरा क्या है? नेचर। अब इसमें ये चीज नहीं है, आपके सिलेबस में टेम्परेचर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे काट रहा हूं, ठीक है, इसको मैं काट रहा हूं, मैं सिलेबस का हिस्सा काट रहा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं काट रहा, ठीक है। डन है बच्चों? ये नहीं पढ़ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाऊं, फॉर एग्जांपल तार है, तार की लेंथ बढ़ाऊं, तो यार उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? और रुकेगा। तो जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं एरिया बढ़ाऊं, सोचना यार कि अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलेगा, मतलब जो चार्ज है वो इधर उधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलेगा, तो इसका मतलब चार्ज इजिली फ्लो हो जाएगा, चार्ज इजिली फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता हूं तो चार्ज मेरा जो है वो इजिली फ्लो हो जाएगा। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल मेटल है तो भैया वो कंडक्टर होगा, और अगर मटेरियल नॉन मेटल है तो वो इंसुलेटर होगा, और जो इंसुलेटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता, लेकिन जो कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो ये नेचर हो गया, याद रखना। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं चेक करूं तो पहली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर आ जाएगा आर इज इक्वल टू रो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी। सर ये क्या होती है? बहुत ध्यान समझना यार। जैसे ये कॉपर वायर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकना, चार्जेस को फ्लो करने से रोकना है रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो वायर है इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये जो वायर है ना, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, लेकिन रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल की रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, ठीक है। मटेरियल की रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कॉपर वायर है, एक और कॉपर वायर लेता हूं भैया, उसकी इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। बात समझ में आई? भैया इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, इसकी भी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। मान लो ये एल्युमिनियम है, इसकी अलग रेजिस्टिविटी होगी, इसकी अलग रेजिस्टिविटी होगी, मतलब दोनों की अलग अलग क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकने की। समझ में आया? दोनों की अलग अलग रेजिस्टेंस होगी, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस को कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर रो का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है इसका मतलब? रेजिस्टिविटी। रो मतलब आर एच ओ रो, ठीक है, आर एच ओ रो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड होती है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आइए अब समझते हैं रेजिस्टिविटी। डेफिनेशन कोई जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अगर आपको यहाँ पर रो का फॉर्मूला निकालना है तो रो को यहाँ रहने दो, एल को नीचे ले जाओ, ए को ऊपर ले आओ, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में एरिया अपॉन में एल। तो ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है, ये भी बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको हम रेजिस्टिविटी को किससे शो करते हैं? रो से शो करते हैं, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। कैसे ये बताऊंगा, और इसकी इक्वेशन होती है ये। अब इसको कैसे याद रखोगे लॉन्ग टर्म तक? अगर आपको रो का फॉर्मूला याद है कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन लेंथ, तो ए रेजिस्टेंस किस में नापते हैं भैया? ओम में। एरिया किस में नापते हैं? मीटर स्क्वायर में। और लेंथ किस में नापेंगे? मीटर में। तो मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर इस तरीके से इसकी क्या बन जाएगी? एसआई यूनिट बन जाएगी। ओम मीटर इसकी इस तरीके से क्या बन जाएगी? एसआई यूनिट बन जाएगी। बोलो बच्चों, समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगली है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, इसकी ओम मीटर होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, बट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। कॉपर की जितनी मर्जी लेंथ बड़ी हो, हर जगह उसकी रेजिस्टेंस क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली। रेजिस्टिविटी उसकी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब यही है ना, अब इससे सवाल पूछता है कि भैया एक कॉपर वायर है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर दूं तो भैया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है? भाई कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों? रेजिस्टिविटी तो उसकी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? रेजिस्टिविटी तो उसकी रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें इन तीनों शब्दों में अंतर समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी क्या है? उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहेंगे। रजिस्टर क्या है? वेरिएबल रजिस्टर्स को, सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। ये आपके इक्विपमेंट होते हैं। बात समझ में आई बेटा? नहीं? क्लियर है? समझ में आया? तीनों शब्दों में अंतर? नहीं समझ में आया? रट्टा मारो, बात खत्म, है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा, सीधी बात है, रट लो, बात खत्म हो गई। ठीक है? रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल की रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या है? आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? बात खत्म हो गई। आइए, ये चार्ट आपकी किताब में दे रखा है और आपकी किताब ने सीधा सीधा बोल रखा है नीचे कि यू नीड नॉट टू मेमोराइज दीज वैल्यूज, यू कैन यूज दीज वैल्यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर ऐसा बोला तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड में इससे रिलेटेड आएगी नहीं। बट आपको क्या याद रखना है कि ऊपर अगर आप बहुत ध्यान से देखो, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो है, एलॉय की कंडक्टर से ज्यादा है, ठीक, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए ग्लास, रबड़, ये एबोनाइट, डायमंड, पेपर, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलता। लेकिन सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब सुनना, ये जो एलॉय होते हैं ये ना कहीं इन मेटल से मिलाकर ही बनाए जाएंगे। अब ये जो एलॉय हैं इनकी रेजिस्टिविटी इन मेटल से ज्यादा होती है, याद रखना। बात समझ में आ गई? जैसे नाइक्रोम है तो निकल, क्रोमियम, Mn, Fe से मिलाकर बनाया गया है। एलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज, निकल से आपका मैग्नेनिन बनाया गया है। कॉन्स्टेंटाइन आपका कॉपर और निकल से मिलकर बनाया गया है। तो ये ऊपर की 2-3 लाइनें याद रखना, ये किस किस से मिलकर बने हैं, क्योंकि इस पर एमसीक्यू आ सकता है। बाकी आपको वैल्यूज पर नहीं आना है, वैल्यूज पर नहीं आना है, लेकिन ये पूछ सकता है कि जो मैग्नेनिन है वो किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, याद करके जाना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। समझ में आया कि नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं? बोलो। ठीक है ना? आइए समझते हैं। ये बल्ब है आपके घरों में, पहले आपने शायद नहीं देखा होगा, आपने एलईडी वाले बल्ब देखे हैं आजकल में, लेकिन ये बहुत पहले यूज होते थे। ठीक है, ये साथ साथ में हीट भी जनरेट करते थे। ठीक है, इसके अंदर ये जो इसका फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना हुआ है। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, मतलब जिस मेटल से वो बने हैं उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, इसका मतलब क्या है? जो एलॉय होता है ये एयर के संपर्क में उतनी जल्दी नहीं आता, और प्लस आने के बाद ये क्या नहीं होता? जलता नहीं है, मतलब बर्न नहीं कर जाता। ठीक है, तो एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, याद रखना, एलॉय जो है बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज का मतलब जलने से है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो जल जाएंगे, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज होना। तो एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर या ईटीसी। यहां से सवाल पूछेगा कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर में एलॉय का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लिखना है कि एलॉय अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं होते और बर्न नहीं होते। टंगस्टन जो है बल्ब में यूज करा जाता है, टंगस्टन का, सॉरी, टंगस्टन जो है वो इसके फिलामेंट को बनाने में यूज करा जाता है। किसके? बल्ब के। तो टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, वेयरएज कॉपर, एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, जो वायर में है इसमें कॉपर वगैरह का यूज करा जाता है। बात समझ में आई बच्चों के? नहीं आई? समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन आंसर हम अलग से ले लेंगे। किसमें ले लेंगे? जब हम पीवाईक्यू वाली सीरीज को करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपसे हो पाए तो प्लीज करिएगा, लेकिन मैं इसको पीवाईक्यू की सीरीज में लूंगा। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। दो कनेक्शन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना। ठीक है मेरे भाई? चलो अब देखो यार, जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर हम घरों में अपने एक बल्ब को जोड़े, फिर अगले थोड़ी तार निकाल के एक और बल्ब जोड़ देते हैं, फिर आगे और बल्ब जोड़ देते हैं, तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट या फिर सीरीज कनेक्शन कहते हैं। बट अगर हम हर पॉइंट पे अलग अलग बल्ब लगाएं, एक पॉइंट पे हमने बल्ब अलग कर दिया, फिर एक पॉइंट और बल्ब के लिए निकाल दिया, एक और निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके घरों में हर स्विच से अलग अलग, मतलब एक स्विच पे पूरा घर का कनेक्शन थोड़ी लगा है, मतलब हर बल्ब हर स्विच से अलग अलग स्विच से जलता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल शादी ब्याह में तुमने देखा होगा, या फिर जब हम दिवाली वगैरह में डेकोरेशन के लिए जो झालरें वगैरह लेके आते हैं, उसके अंदर जैसे ही अगर हम एक तार को काट दें सब झालरें बंद हो जाएंगी, तो वो आपका सीरीज होता है। ठीक है, अब सुनना, सीरीज में होगा क्या?
बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से मेरे बच्चों यहां समझना। अब जैसे सीरीज में है, ठीक है, अब होगा क्या यार, जैसे हम यहां से चार्ज को लेकर आए, हमने चार्ज को लेकर आए, यहां तक यहां हम चार्ज को लेकर आने में वर्क किया, कुछ चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर आगे लेके गए तो कुछ चार्जों को ले जाने के लिए वर्क अलग करना पड़ेगा, आगे जाएंगे तो यहां वर्क अलग करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर वर्क क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब वर्क करने का मतलब क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क करने का मतलब क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे सेम होती है। बट यहाँ करंट डिवाइड होता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस यहाँ डिवाइड होंगे, लेकिन यहाँ पर वर्क सब जगह सेम होगा। इसीलिए याद रखना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे सेम रहता है, वेयर एज इन सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से क्या कर लेने हैं, मेमोराइज कर लेने हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, वेयर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब जरा खुद दिमाग लगाओ, अगर यहाँ करंट अलग अलग है, हर पॉइंट पे करंट अलग अलग है, तो यहाँ तुम अमीटर जोड़ पाओगे नहीं, वो हर पॉइंट पे अलग रीडिंग देगा। इसीलिए जो अमीटर होता है इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वेयर एज वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए, इस पर सवाल पूछा जाता है, वो सवाल आपका कहां गया, ये रहा कि वाई अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पे लिख देता हूं, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन current remain same at every point, whereas voltmeter is connected in parallel because in parallel वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है बच्चों। यहां सवाल पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अमीटर पैरेलल में नहीं, सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टमीटर कहां हो जाएगा, आपका पैरेलल में, ठीक है। हर पॉइंट पे रीडिंग क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। चलो अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, आइए इस पर अभी आता हूं, लेकिन हम पहले समझते हैं डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाता हूँ और यहाँ रजिस्टर लगाता हूँ। यहाँ लगाया मैंने पहला रजिस्टर, यहाँ लगाया मैंने दूसरा रजिस्टर, और यहाँ लगा दिया मैंने तीसरा रजिस्टर, ठीक है। तो ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, और ये रजिस्टर R3 है। अब क्योंकि यहाँ पर करंट तीनों पॉइंट पे सेम रहेगा, तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। क्योंकि यहाँ वोल्टेज तीनों पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो यहाँ वोल्टेज मैंने लेट से कह दिया V1, यहाँ पर वोल्टेज V2, और यहाँ पर वोल्टेज V3, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पॉइंट का अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पॉइंट का क्या है, अलग अलग है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे टोटल वोल्टेज निकालना है, तो टोटल वोल्टेज यानी कि नेट मतलब टोटल वोल्टेज, वी नेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। बात समझ में आई कि नहीं आई? वी नेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 V2 V3, तीनों को ऐड कर देंगे। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से,
ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है सर। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले पॉइंट V1 में आई आर कैसे लगाओगे, तो V1 को मैं लिख सकता हूं I इंटू R1, V2 को क्या लिख सकता हूं I इंटू R2, और V3 को क्या लिख सकता हूं I इंटू R3। अब यहां पर इसको क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V नेट की जगह पर क्या आ जाएगा V इंटू आर नेट, V नेट की जगह क्या आ जाएगा V इंटू आर नेट, V1 की जगह आई आर वन, अरे यार V नेट क्यों आएगा, आई आर नेट आएगा ना, IR1 IR2 प्लस IR3। ठीक है, अगर मैं I कॉमन ले लूं ऊपर वाले से तो IR नेट इज इक्वल्स टू I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला का क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां नेट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। यहां तो चलो 3 रजिस्टर हैं, सोचो बहुत सारे रजिस्टर हो तब क्या करोगे, आगे लेते जाओगे Rn तक कर दोगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर आपको 3 रजिस्टर तक याद रखना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। डन है, ठीक है, क्लीन है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है ना, बोलो दिक्कत तो नहीं। चलो, तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। अब डेरिवेशन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में आपसे अगर वो कहेगा कि नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ही पता कर देता हूं मैं, है ना, क्वेश्चन ही कर देता हूं मैं, यहाँ पर बना ही देता हूं क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल सोचो कि यहाँ पर उसने बोला कि ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 5 ओम का है। नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, आर नेट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 10 ओम हो गया, ये नेट रेजिस्टेंस है। इतना सिंपल सवाल आएगा। ठीक है, इतना सिंपल चीजें आएंगी, बस आपको चीजें याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, यहां से मैं तुम्हें बता रहा हूं। चलो पहले आइए, सबसे पहले मैं एक सेल लेता हूं और ठीक है, सेल लिया और यहां मैंने 3 रजिस्टर ले लिए। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि यहां पर करंट डिवाइड हो जाएगा, यहां I1, यहां I2 और यहां I3। ठीक है, और ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है और ये रजिस्टर R3 है। अच्छा, तीनों ही पॉइंट पे क्या सेम है, वोल्टेज सेम है। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुमसे यहाँ कहूं कि मुझे नेट रेजिस्टेंस नहीं नेट करंट निकालो, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब हमने ओम के लॉ में क्या पढ़ा था, आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओम लॉ में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो फटाफट से। अब आई नेट की जगह पे क्या हो जाएगा, V अपॉन में R नेट, V अपॉन में R नेट। I1 की जगह क्या हो जाएगा, V तो सेम रहेगा R1। I2 की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और I3 की जगह पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। अब देखो V अपॉन R नेट, ऊपर से अगर मैं V कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसल आउट हो गया, तो यानी कि यहां पर 1 अपॉन R नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर 3 रजिस्टर थे इसलिए R3, 4 होंगे तो 1 अपॉन R4 कर देना, 5 होंगे तो 1 अपॉन R5 कर देना। ठीक है, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ये पहले आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करना नहीं है, प्रैक्टिस मुझे ही करानी है, बट आपको पहले क्या करना है, याद करना है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका किसमें हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, किसमें हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बाकी मैथमेटिक्स का सवाल है इसके आगे, मतलब बाकी तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ही तुम्हारी डिपेंड करेगी, वो मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है मेरे बच्चों। ठीक है, आइए इसको मैंने एक चार्ट में आपको कंक्लूजन करके दे रखा है, यहां देखो। ठीक है बच्चों, डन है। तो ये एक स्लाइड में ना सारी चीज देती है। ठीक है ना, तो ये जो मैंने यहाँ समझाया वो मैंने आपको इस स्लाइड में सारा कुछ कर दिया है। ठीक है ना, ये रखना, जैसे वोल्टेज यहाँ देखो अलग हो रहा है,
यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है। अब देखो सीरीज में क्या है कि अगर एक कंपोनेंट खराब हुआ तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर एक कंपोनेंट भी खराब होता है तो दूसरे चलते रहेंगे, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और ये पैरेलल में आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भैया, पैरेलल अरेंजमेंट क्यों घरों में यूज करते हैं, खुद सोचो ना। पैरेलल अरेंजमेंट घरों पे क्यों लगाएंगे, क्यों, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सीरीज लगाएं, हमारा अगर एक ही बल्ब हमारा खराब हुआ तो पूरे घर का सर्किट बंद हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिशियन आएगा वो कहाँ कहाँ चेक करता फिरेगा, तो इसलिए हम यूज नहीं करते, ठीक है। दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर एक अप्लायंस खराब हुआ तो दूसरे अप्लायंस में भी दिक्कत आ जाएगी, तो ये यहाँ पर रीड आउट करेगा। इस पर सवाल बनता है 2 नंबर का कि हम घरों में पैरेलल यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो उसको रीड आउट करके नोट्स बना लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए ये एमसीक्यू सॉरी क्वेश्चन जो है हम साथ में करेंगे एक बाद में, ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, जैसे ही पंखा है, जैसे ही पंखा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है दिए गए टाइम पीरियड में, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो, इसकी ऐसा यूनिट वाट होती है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर मतलब पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी कि वर्क मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है दिए गए टाइम पीरियड में। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको चीजें याद कर लेनी है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी, ठीक है। पावर में आया तो वाट लगा दूंगा, पावर में आया तो वाट लगा दूंगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। हर कोई पावर में आता है तो एक दूसरे की वाट भी लगवा ही देता है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वाट याद रखिएगा। अब देखो, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, और यहाँ पर पावर के कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे जो कि आपको याद रखने हैं। P इज इक्वल टू आई वी एक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू ई टी फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला। ये कब कैसे लगेंगे, अब जैसे पावर निकालनी है, यहाँ पर करंट और वोल्टेज दिया तब निकाल लोगे, यहाँ करंट और रेजिस्टेंस दिया तब निकाल लोगे, यहाँ पे एनर्जी और टाइम दिया तब निकाल लोगे, ऑल्दो ये दोनों सेम ही है, यहाँ पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया तब निकाल लोगे। चारों फॉर्मूले को याद कर लोगे एक 2 बार, इनके डेरिवेशन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मैं होता तो डेरिवेशन करवा देता, मतलब अगर जरूरी होता तो मैं डेरिवेशन करवा देता, लेकिन आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और तब याद रखने हैं कि किस बेसिस पे क्या पूछा है, उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो चारों चीजें मैंने आपको दे रखी हैं, इसको आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। अब यहाँ से 1 वाट की डेफिनेशन पूछेगा, तो जब 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इन 1 सेकंड ऑफ एनी अप्लायंस इज कॉल्ड 1 वाट, ये एक डेफिनेशन हो जाएगी, 2 नंबर 1 नंबर में ये पूछी जा सकती है, ठीक है। अब समझते हैं KWH, KWH वाट से भी एक बड़ी यूनिट होती है, 1 किलो वाट से भी बड़ी एक यूनिट होती, सॉरी वाट से एक बड़ी यूनिट होती है जिसको कहते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो हम घरों में हमारे जो मीटर होते हैं वो KWH में रीडिंग दिखाते हैं। KW का मतलब हो गया किलोवाट आवर, यानी कि 1000 वाट, 1000 वाट 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में सेकंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60 इंटू 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 3600, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 का मतलब यही होगा। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये आपकी होती है कमर्शियल यूनिट, ये होती है कमर्शियल यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट जो हमारा बिजली का बिल आता है उसके अंदर 36 लाख जूल काम हो चुका होता है, 36 लाख जूल आपका क्या हो चुका होता है, काम हो चुका होता है। तो 1 KWH बराबर इतना से होता है, आपको याद रखना है, मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतना काम 1 यूनिट में होता है, जिसके हम 6 से 7 रुपए देते हैं। बच्चों बात समझ में आई, KWH क्या है, तो ये डोमेस्टिक यानी कि कमर्शियल यूज ऑफ एनर्जी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, KWH क्या है, KWH याद रखना है, हाँ बहुत जरूरी याद रखना है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, KWH। कैसे डिराइव करते हैं ये बता दिया, लेकिन आपसे सीधा का सीधा ये पूछेगा कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे इसको, बट आपको क्या रखनी है, याद रखनी है,
क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये चीज आप खुद से रीड करेंगे डू यू नो वाली में कि आप इलेक्ट्रिक करंट में क्या पे करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल हम अलग से लेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये पूरी स्लाइड है जहां मैंने पूरा कंक्लूजन दे रखा है। बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। ये सारी वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, करंट, चार्ज, फ्लो, पावर, ये सारी चीजें आपको खुद से देख लेनी है एक बार। ठीक है, आइए समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट हो सकते हैं। एक होता है केमिकल, एक होता है केमिकल जो कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस में आपको सिखा रखा है, एक होता है हीटिंग जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। एक होता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाया था, जहां केमिकल अलग हो जाते हैं। हीटिंग में अभी पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। सुनो, जब भी किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस फ्लो होंगे, तो चार्जेस के बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रिंसिपल पर कौन कौन काम करता है, हमारा हीटर। ये गर्म हो जाता है चलते चलते, रूम हीटर चलते चलते गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से। प्रेस के नीचे माइका लगी होती है, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये हमारी इलेक्ट्रिक केटल है, इसमें भी ये सारी चीजें होती है, मतलब ये इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस कोलाइड विच each other and the electron of molecule atom in the material. ठीक है, the collision of electron produces heat. That is the reason why the flowing of electric current is a substance generate heat. This effect is known as heating effect of electric current. याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के यानी कि चार्जेस के कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके प्रिंसिपल पर ये टोस्टर वगैरह काम करते हैं। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब इस पर एक छोटा सा लॉ है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। ये क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जितना आप इलेक्ट्रिक करंट का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे रेजिस्टेंस से, और उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर, यानी कि करंट का स्क्वायर इंटू आर मतलब रेजिस्टेंस का स्क्वायर, और टाइम यहाँ पर है T। समझ में आया? तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, द हीट जनरेटेड H in a current carrying conductor is directly proportional to product of square of the current in the conductor, resistance of the conductor and the time of flow of current। ये आपका बन जाता है H equals to I square RT। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जूल लॉ ऑफ हीटिंग आपका ये है। समझ में आया कि नहीं आया? I is the current, R is the resistance and T is the टाइम इन सेकंड। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्या आते हैं, हर वर्ष न्यूमेरिकल भी आते हैं, और अगर आ जाए कि एक्सप्लेन करो जूल लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये जितनी चीज लिखी है पूरी लिख के आना। अगर 3 नंबर में आया है तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? आइए आगे समझते हैं। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लेते हैं। अब हमारे घर में जो अप्लायंस होते हैं वो चलते चलते गर्म पड़ जाएंगे, चलते चलते क्या पड़ जाते हैं, गर्म पड़ जाते हैं। अब यार वो फॉर एग्जांपल अब गर्म हो तो मेल्ट क्यों नहीं हो रहे, गर्म हो रहे तो मेल्ट क्यों नहीं हो रहे? तो उनके अंदर ऐसे एलॉय का, ऐसे मटेरियल का यूज करा गया है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। जैसे मैं बल्ब को ले लूं तो उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और ऊपर से उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए नाइट्रोजन, आर्गन जैसी गैसेस का यूज करा जाता है, जो फिलामेंट की लाइफ को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये चीज आपको देख लेनी है एक बार कि यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि इलेक्ट्रिक केटल है और इलेक्ट्रिक ओवन है, टोस्टर है, ये इसी पर काम करते हैं, इसी बेसिक प्रिंसिपल पर। समझ में आया बच्चों? क्लियर है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरी टीवी कनेक्ट है, यहाँ मेरी टीवी कनेक्ट है। अब इन केस अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो हुआ, ज्यादा तेज फ्लो हुआ, ठीक है, तो ये टीवी को तो खराब कर देगा। तो हम करेंगे क्या, हमारे इस कनेक्शन में सीरीज में एक फ्यूज जोड़ देंगे, और फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल मॉडरेट रखा जाएगा। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत मॉडरेट रखा जाएगा। इन केस इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से आया, बहुत तेजी से आया, और बहुत ज्यादा आया, बहुत ज्यादा आया,
तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है भैया, हीट तो बहुत जनरेट हो जाएगी, हीट तो बहुत जनरेट हो जाएगी। तो होगा क्या, ये फ्यूज गर्म हो जाएगा, फ्यूज गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, वहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा इधर ना फ्लो कर पाए। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो कर गया भैया टीवी वगैरह खराब हो सकती है। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर लिखी है कि इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल or an alloy of appropriate melting point, for example aluminum, copper, iron, lead, etc. If a current larger than the specified value flow through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melt the fuse wire and break the circuit. circuit क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ में आया? ये आपके फ्यूज है और ये सर्किट में सीरीज में लगाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आपका सर्किट बंद हो जाता है फ्यूज के मेल्ट हो जाने से, ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से। आपको कंसेप्ट याद करने हैं, कंसेप्ट को रटना है पहले बहुत अच्छे तरीके से, जो समझाया वो समझना है, क्योंकि इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनके बिना बोर्ड एग्जामिनेशन अधूरे हैं और आप पूरे मार्क्स भी नहीं ला पाओगे अगर ये चीजें नहीं करोगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां इसके नोट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें कराई जाएंगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।